और अब शुरू करते अपना खास शो सवाल 10 बजे का। मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अतिरिक्त युद्धपोतों की तैनाती साफ संकेत दे रही है कि अगर कूटनीतिक बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प मेज पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान और तेहरान से सुप्रीम लीडर अली खामनेई की चेतावनियां इस टकराव को और गंभीर बना रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, सवाल उसके नतीजों का है। क्या अमेरिका सीमित हवाई स्ट्राइक तक सीमित रहेगा? क्या ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और मिसाइल ठिकाने निशाने पर होंगे, या फिर हालात, शासन परिवर्तन, सैन्य सख्ती और क्षेत्रीय जवाबी हमलों तक पहुंच सकते हैं? मध्य पूर्व में जंग के बादल क्यों नजर आ रहे हैं, वो आपको हम समझाते हैं। दरअसल ये पूरी तस्वीर जो है आप देखिए, मध्य पूर्व में जंग के बादल किस तरह से खाड़ी में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा जो है वो देखने को मिला। चारों तरफ से जो है करीब करीब 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य जो है इस वक्त वहां पर मौजूद है, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट जो है वो पूरी तरह से तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत जो है वो भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिर कूटनीति फेल तो क्या सैन्य विकल्प ही रास्ता बचता है? क्योंकि बातचीत की टेबल पर जो है बातचीत की जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो शर्तें अमेरिका ने रखी ईरान के सामने, उसको मानता हुआ ईरान नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि जो बातचीत की जा रही, जो कूटनीति की जा रही है, अगर वो फेल होती है तो क्या वाकई सैन्य विकल्प ही एक सहारा बच जाता अमेरिका के पास? और तेहरान की सख्त चेतावनी की अगर बात की जाए, वहां से भी सख्त चेतावनी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर जो है वो बढ़ी हुई है। अगर मैप की बात करें तो चिकन नेक जैसा हॉर्मुज स्ट्रेट आपको नजर आ रहा होगा। चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है और कुछ दिन पहले ईरान ने वहां पर रिहर्सल किया, वॉर की प्रैक्टिस की कि अगर उन पर हमला होता है तो वो किस तरह से जवाब देते हुए नजर आएंगे। यानी एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई, एक मैसेज देने की साफ कोशिश की गई ईरान की तरफ से अमेरिका को कि अगर आप लोगों ने हमला किया तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। और वहां से दुनिया भर के अगर करीब करीब 20% कच्चा तेल जो है वहां से जाता है, और कुछ घंटों के लिए उसको बंद करके वहां सैन्य अभ्यास किया गया तो लोगों की चिंताएं बढ़ गई, दुनिया की चिंताएं बढ़ गई। फिर देखिए सीमित अमेरिकी स्ट्राइक क्या होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी डर है कि अगर वो हमला करता है तो उससे नुकसान भी बहुत उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही साथ मिसाइल साइट्स निशाने पर हैं। अगर हमला होता है तो क्या हो सकता है, आप समझिए कि जो मिसाइल साइट्स हैं वो निशाने पर हैं, साथ ही साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ठिकाने जो हैं वो टारगेट पर हैं अमेरिका के। इसके अलावा परमाणु ढांचे पर हमला संभव है। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो इस वक्त अमेरिका के निशाने पर हैं, जिन पर हमला किया जा सकता है ईरान की तरफ से। लीडरशिप पर भी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। आंतरिक अस्थिरता की आशंका भी जताई जा रही है। अगर शासन परिवर्तन क्या होगा, उस बीच लंबा सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकता है। यानी ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी की जा रही, लेकिन इस तरह की तस्वीर कुछ समय पहले देखने को मिली थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। आपको याद हो दर्शकों की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, और जिस तरह से प्रदर्शन वहां पर लोगों देखने को मिल रहा था, उन पर कंट्रोल कर लिया गया, वो प्रदर्शन कम कर दिया गया। इसी वजह से जवाबी हमले का खतरा जो है ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान की जवाबी तैयारी तैयार है, यानी जवाबी हमले का खतरा देखने को मिल रहा। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर है। जहां जहां मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए अमेरिकी ठिकाने बनाए गए, वहां पर पूरी तरह से ईरान तैयार है कि अगर हम पर हमला हुआ तो सबसे पहले उन बेसिस को टारगेट किया जाएगा जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमता की अगर बात की जाए तो इससे जवाब देने में इस वक्त ईरान खड़ा है।
बैलिस्टिक मिसाइल का डर अमेरिका को सता रहा। और आपको याद हो कि जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र है। क्षेत्रीय सहयोगी भी खतरे में नजर आ रहे हैं। जो जो लोग अमेरिका को हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके वजह से, वो पूरी तरह से खतरे पर नजर आ रहे हैं। ईरान के भूगोल की अगर बात की जाए तो जाग्रोस और अल्बोर्स की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो नजर आती हैं, विशाल रेगिस्तानी पठार और जमीन के नीचे बने मिसाइल नेटवर्क नजर आते हैं। किसी भी जमीनी हमले को लंबा, महंगा और अनिश्चित बना सकते हैं। और इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, और अगर बाधित हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूचाल आ सकता है। यानी यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा दर्शकों, इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर है, या कूटनीति आखिरी पल में बाजी पलट देगी। क्योंकि क्यों जमीनी हमला मुश्किल है, आप वो भी समझिए। ईरान का जो नेचुरल फोर्ट्रेस है, जाग्रोस और अल्बोर्स की बात की जाए, वो पूरी तरह से पर्वत सुरक्षा कवच नजर आ रहा है। रेगिस्तानी पठार, दुर्गम भूगोल, ये सारी चीजें नजर आ रही है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी नेटवर्क नजर आ रहा है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये पूरा जो जमीनी हमला है वो बेहद मुश्किल है। क्योंकि जियोलॉजिकल वे में अगर ईरान को देखा जाए तो वो पर्वत से ढका हुआ है, तो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की कोशिश अगर की जाती है अमेरिका की तरफ से, तो वो भी बेहद नामुमकिन नजर आ रहा है। और जो अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से दिया गया है कि हम जल्द ही हमला कर देंगे, और क्या इस वक्त ईरान उस हमले को झेलने के लिए तैयार है, और ईरान भी पलटवार करने को तैयार है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा मेजर जनरल राजन कोचर जी का। राजन सर, इस वक्त की तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से दबाव, किस तरह से प्रेशर, किस तरह से बातचीत विफल हो रही है और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो अल्टीमेटम दिया गया है पिछले 10 दिन, यानी अगले 10 दिन की अगर बात की जाए, पिछले 10 दिन तो प्रेशर बनाया गया, अब अगले 10 दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्या वो वक्त आ गया है, क्या वो समय आ गया है कि अमेरिका वाकई जा रहा है ईरान पर हमला करने? धन्यवाद आशीष, आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जो अभी तक हम देख रहे हैं कि अमेरिका कोशिश कर रहा है लड़ाई को रोकने के लिए या इसको शुरू नहीं करने के लिए, बिकॉज उसके बहुत रीजंस हैं अमेरिका इसको ईरान पे क्यों नहीं हमला करना चाहता। सबसे पहले उसका रीजन है कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो इसको ऑब्जेक्टिव हासिल होगा एक ईरान के ऊपर अटैक करके? वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूँ, क्योंकि आप रेजाइम चेंज नहीं कर सकते। वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, और जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड लेके अंदर नहीं आएंगे आपका रेजाइम चेंज पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि आपने कोशिश करी रेजाइम चेंज की, बीच में प्रोटेस्ट हुए थे और इस तरीके का मोसाड और CIA ने अपनी कोशिश करी थी कि उन प्रोटेस्ट को और बढ़ावा और तूल दी जाए, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ। बिकॉज IRGC जो एक 1.75 लाख की एक फौज है जो ईरान की हुकूमत को प्रोटेक्ट करती है, उसने खत्म कर दी इस प्रोटेस्ट को। हमेशा वो करती है, उसका एक मैंडेट ही है यही। और तीसरा है कि टॉक्स के ऊपर दारोमदार है अभी, और पॉइंट ये है कि अगर ये टॉक्स फेल होती है, क्योंकि ट्रंप ने अभी 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के बाद हो सकता है ये टाइम और एक्सटेंड करे वो, बिकॉज वो कोशिश ये करेगा कि टॉक्स के जरिए एक फेस सेविंग फॉर्मूला अमेरिका को मिले। बिकॉज ट्रंप की मुश्किलें अभी बहुत ज्यादा फ्रंट्स ट्रंप ने एक्चुअली खोल दिए हैं। आप वेनेजुएला को भी देख लीजिए, वेनेजुएला में भी सिचुएशन अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। वो अमेरिकन ऑयल कंपनीज जाने को तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड का उसको मामला उसको वहीं पे थम गया है, क्योंकि नेटो ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी और समय अमेरिका लेगा, आप ये कह रहे हैं?
इसको मुझे ये लगता है कि ये अमेरिका जितना इसको डिले करेगा वो इसको करेगा, आलोक और सर, अल्टीमेटली आता हूं सर। आलोक और सर, और जो सर कह रहे अल्टीमेटली हैं, जो सर कह रहे हैं कि अभी भी अमेरिका जो है कम से कम और समय लेगा, क्योंकि चारों तरफ से तो अमेरिका हर जगह वॉर में जो है उलझा हुआ है, और ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता भी है तो क्या ये वाकई सही समय आ चुका है अमेरिका का हमला करने का, या नहीं, या अभी और वक्त लेगा, जो सर कह रहे हैं? आशीष जी देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से, जिस स्तर पे मोबिलाइजेशन किया गया है वहां पे, वो जी। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। वो ये दर्शाता है कि अमेरिका मन बना चुका है कि ईरान से हमको अब निपटना ही पड़ेगा। हम्म। क्योंकि देखिए, जेरार्ड फोर्ड की जब वहां डिप्लॉयमेंट हुई है, हाँ तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनके 200 दिनों के बाद नहीं, इनकी एक मेंटेनेंस होती है, डॉकिंग की जाती है। हाँ हाँ। ये 240 दिन से भी ऊपर हो चुका है। इसको इमरजेंसी में वहां से फरार तुरंत रवाना किया गया। ये एक तरह का रिकॉर्ड नॉन स्टॉप नॉन मेंटेनेंस पे ऑपरेशनल मिशन पे इसको भेजा गया है। उसके अलावा जिस तरह की मोबिलाइजेशन वहां के बाकी बेसेस में हुई है, देखिए 160 के आसपास तो सिर्फ फाइटर और जहाज, इस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे हैं। इसके साथ साथ कितने युद्धपोत हैं इनके साथ में। इसके अलावा आप देखिए कि 18 से अधिक देशों में जो वहां अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, वहां पे टर्मैक पे फाइटर्स रखने की जगह नहीं है। सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं कि जो एक ब्लास्ट पेन होता है जिसके अंदर मैं जहाज को रखा था छिपा के, और ब्लास्ट पेन जब भर जाते हैं तो बाहर टर्मैक पे, रनवे पे ही अगल बगल में जो स्टैंड होता है वहां खुले में रखना पड़ता है। सारे स्टैंड खुले में रखे हुए हम भरे पड़े हैं। जो नजदीकी देश हैं, जो अब ईरान के ज्यादा रेंज के अंदर आते हैं, वहां से धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। तो ये सब तैयारियां बताती हैं कि शायद इन्होंने मन बना लिया है कि हमें इंगेजमेंट वहां करना ही पड़ेगा। और इसका कारण मुझे ये लग रहा है कि देखिए, अगर ये अब नहीं निपटेंगे ईरान से, तो आगे भी नहीं निपट पाएंगे। आगे ईरान और भी शक्तिशाली हो जाएगा, फिर इतना भी उलझना संभव नहीं हो पाएगा। अभी ईरान की स्थिति थोड़ी खराब है, फिनेंशियली वो काफी डाउन है। वहां पे उपद्रव मचा हुआ है, लोग विद्रोह कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, आईआरजीसी ने उसको कंट्रोल किया है, लेकिन लोगों में काफी काफी विद्रोह की भावना है। विश्व के विभिन्न शहरों में सारे ईरानी रोड पे आ गए। तो इस समय एक माहौल बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप चाहेंगे कि सीधे युद्ध न करके, अगर जब तक दबाव डाल करके बातें मनवा ली जाए तो बातें ठीक है। मनवा, बिल्कुल, वो जो शर्तें रखी हैं वही जी। तो मनवाने की पूरी कोशिश है अमेरिका की, लेकिन वो 2 बार तो वार्ता में जो समझ पा रहा हूं, पढ़ पाया, वो तो 2 बार तो दोनों बार फेल हुआ। महेंद्र सिंह साहब, दोनों बार तो कोशिश अमेरिका की तरफ से रहा, लेकिन जो है खामनेई की तरफ से अगर बात की जाए, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तो पूरी तरह से बैकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनकी शर्तें, वो उस पर रेडी होने को तैयार नहीं हो रहा। 60% की बात कर रहे हैं, उस पर भी अमेरिका राजी नहीं हो रहा। महेंद्र जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो खासकर ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत कुछ भी ये कहना कि ये नहीं हो सकता है, इससे हमें बचने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से घरेलू राजनीति में ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो, चाहे अभी वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को रद्द कर देना, वो अपने आप कमजोर हो रहे हैं। उनकी लोकप्रियता जो है कहीं न कहीं वो कम हो रही है। तो ऐसे में ट्रंप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और हमने इराक के संदर्भ में देखा कि अमेरिका को जब आक्रमण करना होता है तो वो कोई न कोई बहाने ढूंढ लेता है। और आज भी ये साबित नहीं हो पाया कि इराक जो है वो परमाणु शस्त्र बना रहा था। तो और ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में, ट्रंप ही जो है IAEA की जो वार्ता थी परमाणु जो शस्त्रों को लेके, उससे बाहर अमेरिका हुआ था। और अमेरिका ने साफ कर दिया था कि जो है ईरान को हम कहीं न कहीं से घेरना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से इजराइल ने पहली बार ईरान के जो परमाणु जो प्रतिष्ठान थे उसके इर्द गिर्द बमबारी की, और बाद में और एक मोबिलाइजेशन अमेरिका को उस समय भी करना पड़ा, और ईरान ने भी रिटेलिएट किया फेस सेवर की तरह। तो ऐसे में ये काफी जटिल परिस्थिति बनती जा रही है। लेकिन ईरान भी, खासकर जो खमैनी सरकार है, उसने बार बार ये संदेश दिया है कि वो किसी भी हद तक जाकर रिजीम चेंज के लिए तैयार नहीं है। और
कई प्रदर्शन किए गए और आरोप भी लगे कि वो पश्चिमी देशों द्वारा, अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन है, उनके समर्थन से प्रदर्शन है। लेकिन ईरान की वर्तमान जो आप कहें इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार है, उसने उन प्रदर्शनों को रोकने में कामयाबी हासिल की। हाँ, कितनी जाने गई ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। तो ऐसी स्थिति में ये साफ आप नहीं कह सकते कि ट्रंप जिस प्रकार से, खासकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से निर्णय आया है और उनकी पूरी की पूरी जो टैरिफ पॉलिसी है उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के, और तमाम ऐसे विदेशी मामले हैं जहां ट्रंप एक तरीके से विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर इंटरवेंशन अमेरिका करेगा भी तो काफी सोच समझ के करेगा, और एकदम से मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है इस तरीके के की इंटरवेंशन की आशा है। लेकिन हाँ, आज मैं एकदम सहमत हूं कि आज अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में ईरान में रिजीम चेंज करना है तो ये समय उनके लिए बेहतर है, ये क्योंकि ईरान इस समय राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी कमजोर है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर भी कुछ बहुत खुल के कहा नहीं जा सकता। ठीक है राजन सर, पूरी तरह से आर्थिक की अगर रूप में बात की जाए तो वो कमजोर नजर आ रहा है, राजनीतिक तौर पर भी ईरान कमजोर नजर आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि अभी और वक्त अमेरिका लेता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इजराइल, क्या वो दबाव, क्या वो गुणागणित या चाल कह सकते हैं अंदर खाने, इजराइल कोशिश कर रहा है कि जो वार्ताएं हो रही हैं वो सक्सेस ना हो? देखिए आशीष जी, इजराइल तो पूरी कोशिश करेगा ये युद्ध हो, बिकॉज वो चाहता है कि ईरान को जितना और हम कमजोर कर सके हमको करना चाहिए। हजबुल्ला को देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, काफी हजबुल्ला की पावर उसको नेगेट हो चुकी है, उनके सारे टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं, हमास भी इस तरीके से खत्म हो गया, अब हाउथीज बच गए। तो जो आज ईरान की जो ताकत है वो दो चीजों में है, एक तो उनके प्रॉक्सीज में है और दूसरा है उनका जो मिसाइल का प्रोग्राम है, और वो अपना मिसाइल का प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेंगे। और इजराइल ने 12 दिन की लड़ाई में देख लिया कि लास्ट 3 दिन जो लड़ाई के थे उसमें इजराइल का काफी नुकसान हुआ था, बिकॉज उनके पास इतने इंटरसेप्टर्स नहीं थे उनके मिसाइल को रोकने के लिए। तो अब वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, और इसीलिए वो इसको अमेरिका को भी उकसाने की कोशिश कर रहे नेतन्याहू। और सिचुएशन गाजा में भी कोई अच्छी नहीं है, और वेस्ट बैंक में भी कोई अच्छी नहीं है, बिकॉज वहां पे भी इंस्टेबिलिटी, पीस का तो कोई इसको मतलब ही नहीं है इस एरिया में। तो आने वाले वक्त में ये जो वेस्ट एशिया का एरिया या मिडिल ईस्ट जो हम बोलते हैं, ये बहुत तनावपूर्ण रहने वाला है। और इसको मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, ट्रंप ने युद्ध की तैयारी कर ली है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये अगर इसको ईरान बातचीत अगर सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर ट्रंप का जो कोई और ऑप्शन उसके पास है नहीं, बिकॉज इतनी सारी फोर्स को वहां ले जाना और फिर वापस लेके आ जाना विदाउट अ सेटलमेंट वो पॉसिबल नहीं होगा ट्रंप के लिए। उसको हमला तो करना ही पड़ेगा अगर समझौता नहीं होता है, और अभी कोशिश ये हो रही है समझौते के लिए, और बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है जिसमें रशिया और चाइना भी शामिल हैं, और वो भी ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप कोई ना कोई इसमें समझौता कीजिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जैसे आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव में बताया कि वर्ल्ड का 20% ऑयल यहां से फ्लो करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये जो न्यूक्लियर है ना, ये एक स्मोक स्क्रीन है, असली मुद्दा ऑयल का है। और इसलिए मैं बोलता हूं ऑयल का मुद्दा, बिकॉज इराक के टाइम भी ऑयल का ही मुद्दा था और स्मोक स्क्रीन था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यहां पे इसको ईरान का जो मैक्सिमम जो इंपोर्टर है ऑयल का वो है चाइना, और 30% 30 to 35% चाइना जो लेता है सर, और युआन में डीलिंग होती है, उसको डॉलर में नहीं होती है, और उसका डॉलर का जो इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत एक्चुअली पड़ता है। ऑयल प्राइसेस, इसको ईरान की अगर आप अमेरिका की ऑयल प्राइसेस से कंपेयर कर रहे हो तो ईरान की प्राइसेस बहुत कम है, और इसीलिए
अमेरिका का ट्रेड इफेक्ट होता है, अमेरिका की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। अमेरिका की इकोनॉमी कोई ज्यादा अच्छा कर नहीं रही है, एक रिसेशन में चली गई। अमेरिका भी एक लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता इस टाइप की। ठीक है, तो अमेरिका, ठीक है सर, मैं समझ गया। अमेरिका इस समय अगर पूरी सिचुएशन को देखें तो अमेरिका एक तरफ पूरी सैन्य ताकत के साथ खड़ा है, आलोक सहाय सर। दूसरी तरफ प्रेशर की जो हम बात करें, वो प्रेशर तो दोनों तरफ से भी है कि अगर अमेरिका इतनी ताकत ले जाकर लड़ाई नहीं करता है, वार नहीं करता है, तो वो बेइज्जती होगी, और अगर वार करता है तो नुकसान होना है, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो प्रेशर तो इनके ऊपर भी है, आलोक सहाय सर। जी आशीष जी, देखिए सारा अभी मामला क्या कहां फंसा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। मामला फंसा हुआ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास इतने सक्षम म्यूनिशंस हैं, ऐसे जहाज हैं कि वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है ईरान को। मुश्किल वहां नहीं है, मुश्किल है कि ईरान जो रिटेलिएशन में अपने मिसाइल्स लॉन्च करेगा, ड्रोन्स लॉन्च करेगा, उसको वो कितने सक्षम तरीके से 100% रोक पाएंगे। इसमें संदेह है, क्योंकि जितने एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें 8 to 10% जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स साल्वो अटैक में, मतलब बैरेज अटैक होता है, एक साथ 100-200 अगर अटैक होता है तो 8 से 10% वो पेनिट्रेट करके आ जाते हैं। इससे कैसे निपटा जाए, ये बात हो रही है। तो अमेरिका के पास जो ग्राउलर्स हैं, जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पे है, जो EA-18G उस ग्राउलर का नाम है, जो एक जहाज होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ये जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको पूरा जाम कर देता है। ये न सिर्फ रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करता है, बल्कि मिसाइल और रडार के बीच के लिंक को भी जाम करता है। तो इसके अब इसीलिए आप देखिए गेरार्ड फोर्ड अभी पहुंचा नहीं है, अभी उसको और भी 30-40 घंटे लगेंगे वहां लेबनान तक पहुंचने में। सर समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन चाह रहा हूं, उसके बाद महेंद्र सिंह जी से भी बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। आलोक सर, क्या ईरान इस वक्त तैयार है कि अगर हमला होता है तो उस तरह से जवाब दे पाएगा, हाँ या ना? आलोक सर। ईरान तो जवाब देगा ही, लेकिन अब बात यह है कि किस तरह से उस जो 8-10% जो पेनिट्रेट आज के समय में कर पाएंगे, उसको कैसे रोका जाए। इसी की ट्रायल और टेस्टिंग हो रही है। आपने देखा होगा लेजर वेपन का भी ट्रायल किया है। यूएसएस पेबल एक डिस्ट्रॉयर है लिंकन के पास, वहां से उन्होंने लेजर वेपन्स का भी ट्रायल किया, ताकि जो 8% 10% पेनिट्रेट कर जाएंगे उनको हम लास्ट में कैसे। महेंद्र सिंह का रुक कर रहा हूं मैं, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा महेंद्र सर, कि इस वक्त क्या स्थिति है पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए, खासकर अमेरिका ईरान के नजरिए से, कितना ज्यादा इंपैक्ट बाकी के देशों को पड़ता हुआ नजर आएगा, और इस वक्त अमेरिका और ईरान को क्या करना चाहिए? क्या वाकई युद्ध से हटकर बातचीत की मेज पर और आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए निश्चित रूप से विदेश नीति में जो बातचीत है, संवाद है, वो अत्यंत आवश्यक है। और जहां तक आज के विश्व की बात है, आज की जो वैश्विक व्यवस्था है वो अव्यवस्था की स्थिति में है। क्योंकि एकमात्र जो महाशक्ति है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहा है। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी स्थापित मानक थे एक उदारवादी वैश्विक व्यवस्था के, वो सब ध्वस्त कर रहा है। वो जिस प्रकार से जो अंतर्निर्भरता राष्ट्रों की थी उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो सभी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो, अगर हम खाड़ी के क्षेत्रों की बात करें तो टर्की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, सऊदी अरेबिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो इन लोग को आगे आना चाहिए और बातचीत के मेज पर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है, माफी के साथ आप लोग को बीच में रोक रहा हूं, बहुत माफ करिएगा, क्योंकि समय बस इतने की इजाजत देता है। तब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के, अपना राय रखने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।